चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सीआईबी से रिलेटेड ये टॉपिक है, मॉड्यूल है डी, जिसमें पूरा क्रेडिट मैनेजमेंट में है। लास्ट जो हमने लाइव क्लासेस ली थी उसमें हमने इसका जो 29 चैप्टर था टर्म लोन तक पूरा कर दिया था। और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इसकी कोई भी केस स्टडी आती है किसमें, क्रेडिट में, तो हमने एक सर के कुछ वीडियो डाले हुए जो कि पूरे अपने बैंक में पूरा क्रेडिट के बड़े बड़े प्रपोजल हैंडल करते हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। तो उनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनके कोर्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर आप डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये वो फ़र्क है कि जो लोग कहते हैं कि पेड और अनपेड कोर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ तो हम जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, लेकिन वहाँ हम पूरे टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से डिटेल्ड स्टडी के लिए करते हैं। क्रेडिट में इवन आप अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए वो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो क्रेडिट डिलीवरी वाला टॉपिक है, इस क्रेडिट डिलीवरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया। मीन्स जब हम सीक्वेंस से पढ़ के आ रहे थे, आप पुराने उसमें सर्च कर लीजिए कि एडवांसेस क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होता है, कितने तरह की सर्विसेज बैंक देता है एडवांसेस में, और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल का पूरा मैंने बताया कोर्स में अवेलेबल है। वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन की बात आ गई। अब वो क्रेडिट को डिलीवर कैसे करना है, तो इस टॉपिक का जो पूरा क्रक्स है कि वो आप उसे कैसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहला पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, फिर क्या है थर्ड पार्टी गारंटी, चार्ज ओवर सिक्योरिटीज, पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी, डिसबर्सन ऑफ लोन। ये सीक्वेंस है। कई बार इसमें भी बच्चे जो है क्वेश्चन गलत कराते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस, और यहाँ पे कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंक अरेंजमेंट की बात आया, सिंडिकेशन ऑफ लोन के बारे में बता रहा है। तो देखिए, लोन देने का जब आप सैंक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई थर्ड पार्टी गारंटी ले रहे हैं उसकी बात करते हैं। फिर जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसी समय पर जो आप सिक्योरिटी ले रहे हैं वो करते हैं, और उसको अपने पैसन में जैसे प्लेज वगैरह तो लेना है या नहीं लेना वो देखते हैं, और उसके बाद ही आप लोन को देते हैं। तो ये सीक्वेंस है क्रेडिट डिलीवरी का। ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे हम लोग। जो इस टॉपिक को जो इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, एक वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ेंगे। बहुत आसान सा लगने वाला टॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ आपसे मिस ना हो तो उसके लिए हमें वो करना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है, जब हम एडवांस के प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तो एक सेफ्टी एक प्रिंसिपल होता है, और उसमें सही बोरोवर का चूज करना भी हमारे लिए चैलेंज होता है। और वो भी कैसे कि उसको किस क्रेडिट की नीड्स है और उसकी प्रपोजल की जो ऑपरेशन की वायबिलिटी कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर भी क्या होता है कि जब भी उसके मन में कुछ दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो क्रेडिट में फील्ड में वो लोग होते हैं, तो उसमें अगर बात करें तो पहली बात है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लें। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि हम एक पोल्ट्री फार्म का लोन सैंक्शन करना चाहते हैं तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 करोड़ की प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन करना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लूं, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि कौन से साइन किस में करा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो बोरोवर के एस्पेक्ट में हो चाहे वो गारंटर के एस्पेक्ट। ठीक है, और जब हम फॉर्म ले रहे हैं, पता लगा डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, और जब डिफॉल्ट होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो क्या हमें लीगल रिकोर्स का मतलब क्या लीगल तरीके से हम उससे रिकवरी कर पाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट गलत दिया तो नहीं कर पाएंगे। कौन सा चार्ज अगर लगाना है तो, चाहे वो प्राइमरी सिक्योरिटी है या कोलेटरल, तो प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जिसके लिए लोन दिया जाता है, कोलेटरल वो होती है जो लोन को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, और ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या रजिस्टर्ड तो नहीं कराना है। जैसे अगर हम बात करें कि इक्विटेबल मॉर्गेज अगर कंपनी के मामले में है तो आरओसी में रजिस्टर्ड कराना है। ठीक है, वेदर द सिक्योरिटी शुड बी इन पोजीशन ऑफ द बोरोवर और द बैंक, यानी आपको उसको कस्टडी में लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, हाउ द लोन शुड बी डिस्बर्स, जो लोन है वो कैसे दिया जाएगा, उसको क्या किस तरह के दिए,
और उसको कोई चेक इशू करना है लोन अमाउंट का, और वो बोरोवर के नाम में करना है या उसके जो सप्लायर है उसके उसमें अकाउंट में डालना है, और या कोई और मेथड लेना है। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन इनके बारे में क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सिग्नेचर का, तो कहता है सिग्नेचर टू बी साइंड बाय द बोरोवर, और दोनों गारंटर भी होना चाहिए। ठीक है, कैन एस्टेब्लिश देयर लायबिलिटी, जिससे कि कोर्ट में हम उसकी लायबिलिटी को सेट कर पाए, फिक्स कर पाए। ठीक है, उसके अलावा जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं सिक्योरिटीज पे, तो उनके लिए भी कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। एक तो लोन के डॉक्यूमेंट है, एक चार्जिंग सिक्योरिटी के लोन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए चार्ज के लिए बोलता है कि सही डॉक्यूमेंट में साइन होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एंश्योर दैट इफ द ओनर ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी समवन अदर देन। कई बार क्या होता है कि आप जिसको लोन दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती है, प्रॉपर्टी वो अपने दोस्त की, अपने रिलेटिव की देता है, और आप उसको लोन देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी बोरोवर को अगर अदर देन बोरोवर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको बोलो गारंटर बना लो। कम से कम क्या बना लो, या तो को बोरोवर, तो बोरोवर, यहां बोरोवर का मतलब को बोरोवर और बोरोवर एक ही बात है, लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी ली तो उसे गारंटर एटलीस्ट बना लो। तो बोरोवर और गारंटर की जो लायबिलिटी होती है को एग्जिस्ट करती है, मतलब कि दोनों को देनी है वो। ठीक है, तभी आप चार्ज क्रिएट करें। ठीक है, और बैंक का अपना लीगल डिपार्टमेंट जो प्रेस्क्राइब करता है डॉक्यूमेंट, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ लोन के अकॉर्डिंग। और जो स्ट्रक्चर्ड लोन होते हैं, द लीगल डिपार्टमेंट ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल द पर्टिकुलर। अब लीगल स्ट्रक्चर्ड लोन में एक पर्टिकुलर तरह का लोन आ गया, मान लिया आपने कोई ऐसा लोन दे दिया, अचानक एक लोन आया कोरोना वैक्सीन के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन देना है, तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, जो रेगुलर टाइप के लिए होते हैं उसके लिए जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। अब है हाउएवर अ फ्यू पॉइंट्स वी मस्ट एंश्योर। अब कुछ पॉइंट होते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहली बात आती है स्टैम्प्ड। कोई मुझे ये बता सकता है कि हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टैंप पे होता है? हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टैंप में एग्री किया जाता है? देखो, मेरे हिसाब से इसका आंसर 100 रुपीज है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 100 रुपीज है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। और इसका पता कैसे लगेगा? पता है, बहुत सिंपल तरीका है पता लगाने का। आपके वहां, आपके स्टेट में एग्रीकल्चर जब लोन करते हैं, केसीसी, जब आप केसीसी लोन करते हैं तो कितने रुपए का स्टैंप लेते हैं? तो जरा 3-4 आंसर लिख दीजिए इसमें। 3-4 डिफरेंट स्टेट्स जो होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स को, कोई महाराष्ट्र का लिख दीजिए, कोई यूपी का लिख दीजिए, कोई उत्तराखंड का लिख दीजिए, कोई बिहार का लिख दीजिए। सिर्फ ये लिखना है कि आपका स्टेट का नाम और आपके वहां केसीसी में कितने रुपए का स्टैंप लिया जा रहा है। ये यहाँ पे जस्टिफाइड हो जाएगा। पंजाब में 100 लिख रहे हैं, और तेलंगाना में 200 प्लस जीएसटी लिख रहे हैं, और गुजरात में 300 प्लस जीएसटी लिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल अगर आपकी कंफर्म है तो आपका आंसर होगा स्टेट टू स्टेट वेरी। ठीक है, स्टेट टू स्टेट। कंपोजिट लोन में कितना डॉक्यूमेंट करना होता है? चलो, अभी मैं कंपोजिट लोन भी समझा दूंगा आपको। चलो ठीक है। तो अब पहली बात हो गई स्टैम्प की। प्रॉपरली स्टैम्प का मतलब है जितनी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी लगाना स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ, जैसे आप लोग को सब बता रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अभी मैं एक बात से कन्विंस नहीं हूँ, जो ये स्टैम्प ड्यूटी प्लस जीएसटी जो बोल रहे हैं, इस बात से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। रीजन क्या है कि स्टैम्प पेपर जो आप लगाते हैं वो जीएसटी कहाँ पे? एक जो स्टैंप एग्रीमेंट है वो बेस इनिशियल जरूर होगा, चाहे वो 10 रुपए का हो। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट स्टैंप जरूर होगा। बहुत सारी चीजों में अनस्टैम्प का हो सकता है, लेकिन हाइपोथिकेशन से मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं हूं कि 10 लाख से ऊपर अगर होता है तो 0.2% ऑफ द लोन। ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, एक सर्टेन लिमिट के बाद गवर्नमेंट ने क्या हुआ, एक सर्टेन लिमिट के बाद कुछ ना कुछ एडिशनल चार्जेस लगा दिए हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नेवर अर्लियर देन द डेट ऑफ स्टैंपिंग। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि स्टैम्प फीस आज दे रहे हैं और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन करा दिए 10 दिन पहले। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी प्रॉपरली मेंशन इन डॉक्यूमेंट। आप देखते हैं कि उसमें लिखा रहता है सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर, डेट एंड प्लेस। क्यों? जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो उस कंडीशन में आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ है, और जहां एग्रीमेंट हुआ होता है उसी के हिसाब से वहां होता है। ठीक है, आगे, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट हैव नेसेसरी अथॉरिटी एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट इज द कैपेसिटी। यानी कहीं वो कभी होता ना, माइनर तो नहीं है, इस तरह के केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर शुड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड नॉट ऑन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो यहां पर भी एक बात निकल के आ गई कि जब फर्म को आप लोन देंगे तो वो मोहर लगा के साइन करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटी में। ठीक है, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग सो विद हिज फ्री, यानी बंदूक रख के आप उसको साइन नहीं करा दीजिए। द डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड इन बिफोर दीज आर साइंड। क्या बोलता है वो? कहता है फील्ड। वो डॉक्यूमेंट अक्सर प्रैक्टिस क्या होती है कि भाई साइन यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, वो बरोबर पैसे लेके ड्राफ्ट लेके चले जाता है और वो खाली रहते हैं। अगला इंस्पेक्शन आता है, उसको कहता है भर दो, वो कहता है जी भर दिए, फिर अगला आता है और वो 10 साल से लोन ही बन जाता है और डॉक्यूमेंट खाली रहते हैं। ठीक है, आजकल तो खैर कंप्यूटराइज निकल रहे हैं तो नहीं होता। इन द केस ऑफ कंपनी द चार्ज शुड बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 30 दिनों के अंदर कोई भी चार्ज होगा तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के 30 दिनों के अंदर आपको करवाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चेतन निखारे जी, क्या आप एमपी से हैं? इफ एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार इट शुड बी डन विद इन द। और देखो, सब रजिस्ट्रार वाला जो मामला है वो आपके जो भी एग्री के लोन होते हैं, वहां पे सब रजिस्ट्रार वाला मामला होता है, क्योंकि आप लैंड को वहां बेचते हैं। ठीक है, चलो अब आती है थर्ड पार्टी गारंटी। थर्ड पार्टी गारंटी मैंने क्या बोला? थर्ड पार्टी की गारंटी बोल रहा है, while the enterprise individual who taken the loan the bank is legally bound to repay the principal and interest, in some cases bank stipulate guarantee of third party। ठीक है, and additional safety। कई बार क्या होता है, भैया नहीं किसी गारंटी भी दिला दो। द थर्ड पार्टी कैन बी इंडिविजुअल और एनी लीगल एंटिटी होती है। कोई काम मतलब जो है, या तो थर्ड पार्टी एक इंडिविजुअल होगा या कोई आपका जैसे ट्रस्ट वगैरह होते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फाइनेंस टू फर्म the personal guarantee of the proprietor personal is not stipulated as they have unlimited liability and their personal asset can be attached for recovery of the bank loan। अब वो कहता है कि जब आप उसको दे रहे हैं, किसी फर्म को दे रहे हैं तो पर्सनल गारंटी ऑफ प्रोप्राइटर इज नॉट स्टिपुलेटेड। क्यों? क्योंकि वो खुद जो साइन कर रहे हैं प्रोप्राइटर और पार्टनर, वो अपने आप में बांधे रहे हैं अपने आप को। ठीक है, हाउ इन द केस ऑफ द कंपनीज and other legal entity the promoter director do not have unlimited and any limited towards the bank dues, therefore in many cases the bank stipulate their personal guarantee। अब देखो सुनो, इसको समझिए कि फर्म के मामले में आपको बोरोवर की पर्सनल गारंटी, जो आपका पार्टनर है उनकी पर्सनल गारंटी की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी के जब कंपनी का लोन होता है तो आपके डायरेक्टर ने साइन कर दिए, लेकिन वो कहते हैं उनकी पर्सनल गारंटी भी लो आप उसमें। जैसे विजय माल्या की केस की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके कंपनी ने, डायरेक्टर ने लोन एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन वो ये कहता है कि भैया उनकी पर्सनल कैपेसिटी में भी, यानी विजय माल्या के भी साइन करा लीजिए, यानी विजय माल्या जी के भी साइन करा लीजिए। आरबीआई सजेशन टू द बैंक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एज वेल। अब क्या है आरबीआई के सजेशन क्या है? देखो, बहुत आसान सी चीज लग रही है, आपके एबीएम में अगर क्रेडिट मैनेजमेंट है तो एक भी चीज छूटनी नहीं है आपकी। हालांकि ये क्लास जेआईबी को भी हेल्पफुल है, यही क्लास प्रमोशन वाले को भी हेल्पफुल है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूं। पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर मे हेल्पफुल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज, वेदर प्राइवेट हो कंपनी या पब्लिक कंपनी, और वेयर शेयर आर हेल्ड क्लोजली बाय द पर्सन और कंसर्न पार्टनर और ए ग्रुप नॉट बीइंग ए प्रोफेशनल गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव। तो यहां बोला कि किसके कंडीशन में ये जो पर्सनल गारंटी लेनी है, उसमें अगर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, आपको उनके जो डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी लेनी है। ठीक है, और जहां पर
where shares are held closely by a person or connected person or a group, not being professional or government, irrespective of other factor such as financial condition, security available, etc. The exception being in respect of the companies where by court study. अब तो बोल रहा है, एक तो बोल रहा है जो गवर्नमेंट वाले केस हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है उस मामले में आप गवर्नमेंट के अधिकारी की पर्सनल गारंटी नहीं लेंगे, वो गवर्नमेंट की गारंटी लेगी। और दूसरा, कई जगह बोला कोई कानूनी प्रावधान किए गए, स्टैट्यूटरी ऑर्डर किए गए, तो उसमें भी नहीं करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड इन ए पर्सन और पर्सन वेयर कॉल्ड डायरेक्टर और बाई एनी अदर नेम हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड बाई द शेयर होल्डर। तो एक केस और बता दिया कि ऐसे केस में आप डायरेक्टर को छोड़ देंगे जहां पे उनको चुनने का काम शेयर होल्डर ने किया, जहां पर उनको चुनने का काम शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर अगर उनको चुन रहा है तो इसका मतलब वो खुद गारंटी ले रहा कि भैया ये जो काम करेंगे ये ओके काम है। वेयर पर्सनल गारंटी इज कंसिडर नेसेसरी, द गारंटर शुड बी प्रिफरेबली विद द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द ग्रुप होल्डिंग शेयर इन द बोरोविंग कंपनी रादर देन द डायरेक्टर। तो यहां कह रहा है कि अगर जो पर्सनल गारंटी जो नेसेसरी अगर आप मानते हैं बहुत जरूरी है, तो गारंटी जो होनी चाहिए वो प्रिंसिपल मेंबर्स की होनी चाहिए, जो ग्रुप के प्रिंसिपल मेंबर यानी कंपनी के मेन कर्ता धर्ता, उनकी जो है गारंटी होनी चाहिए, रादर देन डायरेक्टर और मैनेजरल पर्सन को छोड़ के आप किसकी गारंटी लेंगे उस कंडीशन में, वो जो उनके मालिक हैं उनकी गारंटी जरूर लेंगे। Even if the company is not closely held, there may be justification for a personal guarantee of director to ensure the continuity of management। तो कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी वाले मामले में कई बार क्या होता है कि पर्सनल गारंटी का जस्टिफिकेशन दिया था कि उनकी जो है गारंटी लो जिससे वो मैनेजमेंट में कंटिन्यू बने रहे। दस ए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कुड मेक अ लोन टू ए कंपनी हुज मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड गुड, सब्सिक्वेंटली ए डिफरेंट ग्रुप could acquire control of the company, which could lead the lending institution to have well-founded fears that the management had changed for the worse and that the funds lent to the company are jeopardy। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जिनको आपने कोई दूसरे ग्रुप के हाथ में कंट्रोल है, अगर कंपनी का जो कंट्रोल है वो दूसरे ग्रुप के हाथ में है, तो उसने बोला कि ऐसी कंडीशन में वो बैंक के हितों से वो कर सकता है, नुकसान पहुंचाता है, और वो मैनेजमेंट जो है दूसरा वाला मैनेजमेंट उसकी मतलब बैंक की कंडीशन को वर्स कर सकता है, खराब कर सकता है। दैट द फंड्स लेंड्स टू द कंपनी आर इन जियोपार्डी, यानी कि जो कंपनी को लोन दिया वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है। ऑन वन वे बाय विच लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन सच सर्कमस्टांसेस इज टू ऑब्टेन गारंटी ऑफ द डायरेक्टर। तो कई बार जब वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो गारंटर की भी पर्सनल गारंटी लेता है। दस एंश्योर आइदर द कंटिन्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट और दैट द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट टेक प्लेस विद देयर नॉलेज। तो जब भी उसकी जानकारी ऐसी कोई मिलती है तो अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग वो इंश्योर करता है कि भैया इसका वही मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहा है या कोई चेंज हो रहा है। Even where personal guarantee waives, it may be necessary to obtain the undertaking the borrowing company that no change। अगर मान लिया आप उनकी गारंटी नहीं ले रहे हैं तो आप उनके मैनेजमेंट से डिक्लेरेशन लेंगे कि भाई हम इनका मैनेजमेंट चेंज नहीं करेंगे। would be made without the consent of the lending institution। Similarly, during the formative stage of the company, it may be in the interest of the company as well in the lending institution to obtain guarantee to ensure the continuity। तो कंपनी के लिए भी एक अच्छी बात होती है कि उनके डायरेक्टर भाग ना जाएं, तो उनके डायरेक्टर को पर्सनल गारंटी लेके बांध दो और फिर वो मन से काम करेंगे, कोई काम गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर मे बी हेल्पफुल टू विद रिगार्ड टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अदर देन दोज विच मे बी रेटेड एज फर्स्ट क्लास वेयर द एडवांस इज नॉट एन अनसिक्योर्ड बेसिस। अब क्या बोलता है कि कई बार क्या होता है कि जो पर्सनल गारंटी होती है डायरेक्टर की हेल्पफुल होती है कौन सी कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लेकिन उन कंपनियों की नहीं बात कर रहा है जो कि पहले से फर्स्ट क्लास हैं या जिनका जो है वेदर द एडवांस इज ऑन एन
अनसिक्योर्ड बेसिस, कई बार क्या होता है वो फर्स्ट क्लास कंपनी है और जहाँ पे लोन जो है अनसिक्योर्ड बेसिस पे भी होता है। तो हम कहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हुज फाइनेंशियल पोजीशन on and or capacity of cash generation is not satisfactory even though the relevant advance are secured. In such cases personal guarantee is useful. क्या कह रहा है देखो, वो कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैपेसिटी ऑफ कैश जनरेशन इज नॉट, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इस वाले में तो कह रहा है कि जो अदर देन फर्स्ट क्लास कंपनी है उनके लिए कह रहा है, लेकिन ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड भी हैं और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन और ये सब जो है गड़बड़ कर रही है, तो उस कंडीशन में भी कह रहा है कि ले लेना अच्छा है। केसेस वेयर देयर इज लाइकली टू बी कंसिडरेबल डिले इन द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एसेट गारंटी में बी टेकन। तो कह रहा है कि जहां पे क्रिएशन ऑफ चार्ज, कई बार आपने सुना होगा किसी का आप हाउसिंग लोन कर रहे होते हैं तो जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही तब तक के लिए गारंटी ले लेते हैं, कहते हैं भैया जब रजिस्ट्री करोगे तब करना, अभी गारंटी दे दो और जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन वो करेंगे, ठीक है। वी आर डीम्ड नेसेसरी टू कवर द एंटरिंग पीरियड बिटवीन द डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड द क्रिएशन ऑफ द चार्जेज ऑन एसेट। क्या मतलब हुआ इसका, कई बार क्या होता है कि वे आर डीम नेसेसरी टू कवर द एंटरिंग पीरियड, वही जो मैंने एग्जांपल बताया कि जब तक आपने लोन दे दिया और क्रिएशन चार्ज में बीच में गैप आ रहा है तो उसमें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है द गारंटी ऑफ ए पेरेंट कंपनी मे बी ऑब्टेन द केस ऑफ सब्सिडी। अब जैसे मान लिया कि वैसे तो बैंक का एग्जाम्पल है, मान लिया एसबीआई लाइफ कोई लोन लेने जा रही है किसी कंपनी से, तो वो जो लेंडर है उसने बोला भैया स्टेट बैंक से गारंटी दिलवा दो, यानी पेरेंट कंपनी को भी ले लिया। Personal guarantee are relevant where the balance sheet or financial statement of a company discloses interlocking of funds between the company and other concern owned by the management। तो कई बार कहता है कि जो फंडों का लेन देन है वो कंपनी और जो उसके जो मैनेजर हैं, द अदर कंसर्न ओन्ड और मैनेज बाय ए ग्रुप, कंपनी और वो ग्रुप के बीच में बहुत लेन देन होते हैं, वो उसके खाते से वहां जाता है, उसके खाते से वहां जाता है, ऐसी कंडीशन में भी जो है आपको क्या करना है, पर्सनल गारंटी रेलिवेंट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। RBI has also advised the bank to obtain an undertaking from the borrowing company as well as the guarantors, no consideration whether by way of commission, brokerage fees or any other form would be paid by the former or received by the latter। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहना कि जो ये गारंटर लेते हैं, पता लगा उन्होंने कह दिया जी भैया गारंटी इसलिए दे रहे हैं उसके डायरेक्टर कि उन्होंने कहा जी 0.2% आपको हम फीस दे देंगे, तो किसी गारंटर को आप फीस दे के मत बुलाइए, यानी वो फीस क्यों ले रहा है, अगर उसका हित है वो डर नहीं रहा है तो उसको बिना पैसे लिए गारंटी कर देनी चाहिए, ठीक है। आगे दिस रिक्वायरमेंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बैंक्स टर्म एंड कंडीशन फॉर सैंक्शनिंग द क्रेडिट लिमिट। तो बोलता है कि ये जो टर्म्स है, टर्म्स कंडीशन आपके उस डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए जब आप क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियडिक इंस्पेक्शन बैंक इंस्पेक्टर शुड वेरीफाई द स्टिपुलेशन हैज बीन कंपाइल्ड, बैंक को इंस्पेक्टर सब देखना चाहिए। देयर में हाउएवर बी एन एक्सेप्शनल केसेस वेयर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन में भी, कई केसेस में कह रहा है कि वो रेम्यूनरेशन को पेमेंट का एक्सेप्टेंस भी मिल सकता है। कहाँ पे एग्जांपल, वेयर असिस्टेड कंसर्न आर नॉट डूइंग वेल एंड एग्जिस्टिंग गारंटर आर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट बट कंटिन्यू द देयर गारंटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज आइदर नॉट अवेलेबल और फाउंड एडिकेटेड और पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन गारंटर बाय वे ऑफ गारंटी। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी किसी केस में आप उस गारंटर को भी ले लेंगे जो कंपनी से फीस मांग रहा है गारंटी देने की। कब, जब जो नया वाला जो मैनेजमेंट आया है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो इनएडिक्वेट है और उन पर जो है आपको बैंक को विश्वास नहीं है, तो आप पुराने वाले लोगों से की पर्सनल गारंटी ले सकते हैं, चाहे वो फीस भी चार्ज कर रहे हों अपने ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब चार्जेस ओवर सिक्योरिटी, देखो बहुत डिटेल्ड वीडियो मेरा जो है चार्जेस के बारे में, बहुत बेस्ट वीडियो बने हुए हैं सारे, मॉर्गेज,
हाइपोथिकेशन, प्लेज, लियन, असाइनमेंट, इन सब लोन्स के, इन सब टाइप के चार्जेस का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी को लीगली अपने पास रखना। कोई भी बैंक किसी भी सिक्योरिटी को लीगली अगर रखता है तो लीगली रखने के लिए क्या है, उसको जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और कहीं पर चार्ज नोट कराता है तो उस प्रोसेस को चार्ज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी, देखिए यहां आपने चार्ज तो लगा लिया लेकिन पोजीशन, अब कई सारे मामले में प्लेज हो रहा है, कोई कस्टडी में ले रहा है, तो क्या होता है, द टाइम ऑफ अप्रेजल बैंक हैज टू डिसाइड अबाउट पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी स्पेशली इन केस ऑफ द इन्वेंट्री। तो वो इन्वेंट्री आपके पास रहेगी या नहीं, कैसे रहेगी। विद लीगल सिस्टम in the country being still not perfect, this aspect has a bearing on the overall risk taking of the proposal. Till about a decade ago, a favored method of finance of many banks are used. तो क्या बोलता है कि कई समय पहले तो क्या था कि बहुत फेवर्ड मेथड ऑफ फाइनेंस कई बैंक यूज कर रहे थे। अब उसमें क्या है, कौन सा फेवर्ड था, वो लॉक एंड की वाला। उसमें क्या होता था भैया, जो चाबी होती थी जॉइंट लॉक में होती थी, जब तक दोनों लोग नहीं आएंगे, या बैंक के पास होती थी। तो गुड्स आर केप्ट इन ए गोडाउन, बैंक होल्ड द की, पहले बहुत पहले। लेकिन अब ये नहीं हो, क्योंकि उसे बार बार वो बुलाने आ रहा है, आप कह रहे साहब अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ, 2 घंटे बाद आऊँगा, कल हमारे घर में शादी है, तो उसका तो हो गया बिजनेस में। इफ एनी गुड्स और डिलीवर्ड टू द बोरोवर हैज टू बी डिपॉजिटेड मनी, और जैसे ही वो सामान देगा बैंक उसको, तो उसका पैसा भी उसने क्या है वो रखना है, या फिर ट्रस्ट रिसीट रिसीव कराएगा। ट्रस्ट रिसीट के बारे में ये कहना ये है कि ऐसा सामान जो बैंक ने अपनी कस्टडी में गिरवी में रखा हुआ है और उस सामान को बिना लोन दिए वो बोरोवर को देता है और बोरोवर उसको सेल करता है, तब पैसा बैंक को लाता है। तो जब वो बिना लोन दिए हुए बोरोवर को सामान दिया जा रहा है, डिलीवरी दी जा रही है, तो कहते हैं भैया ट्रस्ट रिसीट, एक प्रॉमिस लिख दो कि ये जो सामान मैं ले जा रहा हूं इसका पैसा जो बिक्री का होगा मैं बैंक को ही वापस करूंगा। ठीक है। और बोलता है बिफोर गोडाउन कीपर गोज टू द गोडाउन एंड डिलीवर द गुड्स। तो गोडाउन कीपर होते थे बैंक में पहले। ठीक है। दिस सिस्टम आर वेरी इनकन्वीनियंट हो गया, तो अब वो क्या है, गॉट चेंज टू द, और वो जो प्लेज वाला सिस्टम था वो हाइपोथिकेशन में अब चेंज हो चुका है। ठीक है। वेयर पोजीशन रिमेन विद द बोरोवर, और इसको देखो, in the case of the pledge also the borrower can have the position called the constructive and hold the goods as an bank agent। तो अगर वो क्या करता है, प्लेज वाले में तो क्या होता है, बोरोवर कैन हैव द पोजीशन कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो हाइपोथिकेशन में या प्लेज में, हाइपोथिकेशन में तो होता ही होता है, लेकिन प्लेज वाले केस में बोला वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, मतलब दिखावटी पोजीशन होता है बोरोवर के पास, लेकिन वो कह रहे हैं बैंक के पास है। ठीक है। अब बात आती है डिस्बर्सल ऑफ लोन, जो क्रेडिट डिलीवरी की बात आई थी खास, तो डिस्बर्स, सब आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, चार्ज क्रिएट कर लिया, अब डिस्बर्स करना है। लोन को क्या करना है, आपको डिस्बर्स करना है कि कैसे डिस्बर्स किया जाए। क्या बातें आती है इसको, इन केस ऑफ सोल बैंकिंग द बैंक प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लिमिट, ओपन और कैश क्रेडिट अकाउंट, बोरोवर ऑल हिज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी रूटेड थ्रू द, कैसे होने चाहिए, उसके अकाउंट से होने चाहिए। विदाउट बैंक परमिशन नो अकाउंट कैन बी ओपन एनी अदर बैंक। अब देखो, अगर वो कहीं दूसरे बैंक में अकाउंट खोलता है तो वो गलत है, उसे परमिशन है। बैंक गिव द परमिशन टू ओपन करंट अकाउंट विद अदर बैंक ओनली इफ दे आर कन्विंस्ड अबाउट द नेसेसिटी। इन सच केसेस पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ दैट अकाउंट आर ऑब्टेन्ड टू कीप अ टैब ऑन द ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है कि वो पीरियडिक स्टेटमेंट लेता है जिससे कि निगरानी रख सके कि भैया ये जो सामान ले आ रहा है गलत तो नहीं कर रहा। द ड्रॉइंग इन द ईच कैश क्रेडिट अकाउंट आर रेगुलेटेड थ्रू द सिस्टम ड्रॉइंग पावर। देखो, कैश सीसी लिमिट में एक डीपी बनाई जाती है, ड्रॉइंग पावर। वो कैसे होती है, जितना उसका स्टॉक है उसमें से 20% हटा दो तो रेस्ट करके ये माना जाता है। मान लिया 5 लाख का स्टॉक है तो 4 लाख की आपने क्या कर दी, उसकी सीसी लिमिट बना दी। is within the sanction limit. Ideally, the DP should be calculated on obtaining a stock statement from the current asset and liability excluding अब उसमें बोल रहा है कि जब उससे स्टॉक स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें उसकी लाइबिलिटी, यानी वो लाया 10 लाख का सामान उसकी दुकान में रखा, पता लगा 5 लाख तो दुकानदार के देने जहां से लाया, तो आप जितने उसने नहीं देने उसी के हिसाब से बनाएंगे आउटस्टैंडिंग कैश अकाउंट एंड डिडक्टिंग द इट फ्रॉम द नेट वर्किंग कैपिटल स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ असेसमेंट। और जो नेट वर्किंग कैपिटल का एक सिस्टम होता है कि भैया इसको हमेशा 2 लाख रुपए की जरूरत है,
तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा आपका कभी, ठीक है। यानी उसके पास है, अगर 8 लाख की लिमिट बनाई और 2 लाख रुपए उसके पास पड़े हुए हैं तो आप 6 लाख विड्रॉल करेंगे उसको। However, this is not feasible. Such statement normally available after the account is finalized. Even the bank insists that such statement. अब आपको पता है कई सारी ऐसी स्कीम्स आ गई जिसमें एक साल में स्टेटमेंट लेते हैं कन्वीनियंस करने के लिए, ठीक है। It will be available much delay and may not serve the purpose. Therefore, the bank obtained the statement of books, book debt receivable, sundry creditor, account payable. These 3 items for the, ये क्वेश्चन आ गया आपका कि कैसे हो, या तो स्टॉक स्टेटमेंट लेगा या उसकी बुक डेट की रिसीवेबल या सन्ट्री क्रेडिटर का जो अकाउंट है उसके पास बना हुआ, उनसे भी काम चला लेता है। These 3 items from a major portion of current asset liability in majority of enterprise. Such statement is normally obtained on a monthly basis but periodically can be reduced to exceptional cases by stipulating suitable margin on stock. तो यहाँ पे बोला है कि जो डीपी आप निकालेंगे उसमें से कुछ मार्जिन निकाल के निकालें, जितने का स्टॉक है पूरी लिमिट आप उसको नहीं दे देंगे, ठीक है। डिसबर्सल ऑफ एंटायर वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट गिव्स वाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द borrower in his working capital management, but it create a problem of fund management for the bank as there could be wide fluctuation in utilization. अब वो क्या है, 10 करोड़ की लिमिट बना दी, आज तो उसने 1 लाख लिया और 2 महीने बाद अचानक आया 10 करोड़ ले गया, फिर वो 3 दिन बाद जमा कर दिया, तो फ्लक्चुएशन होता है, बैंक का फंड मैनेजमेंट का दिक्कत होता है। दिस ऑल्सो ऑफर द स्कोप फॉर द डाइवर्जन, और वो पैसा पता लगा ले गया 10 लाख का विड्रॉल करा और एक प्लॉट ले लिया, फिर उसको 12 लाख में भेजा, वो 12 लाख जमा कर दिया, तो फंड डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। If the liquidity of the market is tight and short position interest money market is too high, he may be utilize the. अब क्या बोलता है देखो कि अब क्या बोला है, वो कह रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट में टाइट हो रही है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हाई है, यानी बाहर से पैसा निकला बहुत महंगा मिल रहा है, तो ही में टेंड टू यूटिलाइज द लिमिट, और वो पूरी लिमिट आपसे ले आ सकता है। इन सिचुएशन द अबंडेंट लिक्विडिटी द सिचुएशन इज रिवर्स, और जब मान लिया लिक्विडिटी खूब पड़ी हुई है, कोई ले ही नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या करता है, वो लिमिट जो है कम यूज करेगा। द बैंक लॉसेस इन सच सिचुएशन एज इट हैज टू अरेंज फॉर ए शॉर्ट फंड्स। द बैंक लॉसेस इन सच सिचुएशन एज इट हैज टू अरेंज फॉर ए शॉर्ट टर्म फंड्स व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हाई एंड इज लेफ्ट विद सरप्लस फंड। व्हेन, तो पहले बोला कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उसके पास क्या, बैंक को क्या दिक्कत होती है कि वो जो फंड्स हैं बैंक के पास पड़े रहते हैं, नहीं ले आता वो। लेकिन जब रेट लो होते हैं, मतलब व्हेन रेट्स आर लो द लेफ्ट विद सरप्लस फंड, तो ये बैंक के लिए बोलता है बैंक लूजेस इन सच सिचुएशंस एज इट हैज टू अरेंज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विद इंटरेस्ट रेट आर हाई। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो उसके पास, बैंक के पास भी खुद भी फंड की दिक्कत होती है, और जब बाजार में रेट्स कम होते हैं तो बैंक के पास भी सरप्लस होता है। टू मीट दिस सिचुएशन एंड टू इंश्योर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट मोर स्टेबल, द पोर्शन ऑफ सैंक्शन लिमिट इज डिस्बर्स्ड बाय वे ऑफ लोन विच इज फिक्स कंपोनेंट। अब लोन का मतलब क्या है कि जैसे टर्म लोन, द रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्बर्स्ड इन द कैश क्रेडिट, तो 2 पार्टों में तोड़ लेता है, ठीक है। विद दिस, if the borrower wants to draw very little amount or no amount, there will be debit in the loan account fixed amount which the cash credit may have the credit balance. आरबीआई गाइडलाइंस रेस्पेक्ट। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसको टर्म लोन दे दिया और वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा, तो उसके बारे में क्या है, इन द केस ऑफ द बोरोइंग इंजॉइंग वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ कितने, 10 करोड़, द अबव फ्रॉम द 10 करोड़ से 10 करोड़ एंड अबव, 10 करोड़ अबव अगर लिमिट ले रहा है, द लोन कंपोनेंट शुड नॉर्मली भी कितना, 80% बैंक तो यानी 10 करोड़ में से आपका, चलो तो हम बोले थे कि 80% तो उसे लोन कंपोनेंट में दे और 20% क्या दे, तो कैश क्रेडिट कंपोनेंट बियॉन्ड 20%, और बैंक को अपनी मतलब फ्रीडम है कंपोजिशन के लिए, तो बोलता है इंक्रीज टू लोन कंपोनेंट बियॉन्ड 80% एज द केस में बी इफ द सो डिजायर। बैंक आर एक्सपेक्टेड टू appropriately price each of the 2 component working capital finance taking into account the impact of such decision the case liquidity में। तो बोलता है कि जो बैंक्स हैं वो आर एक्सपेक्टेड टू appropriately price each of the, अब वो दोनों के वर्किंग कैपिटल और लोन के दोनों के जो रेट हैं वो अलग अलग डिसाइड कर सकता है।
In case of the borrower enjoying working capital credit limit less than 10 crore, bank may persuade them to go into the loan system by offering the incentive from the lower rate of interest or of the loan component as compared to the cash credit component. The actual percentage of loan component is the cases as the case is settled by the bank or the borrower. अब देखो उसमें क्या है, वो कहता है कहीं कहीं पे अगर कोई 10 करोड़ से कम की सीसी लिमिट एंजॉय कर रहा है तो बैंक में परसुएट देम टू गो टू द लोन सिस्टम। कहता है भैया सीसी क्यों ले रहे हो, पूरा लोन ही ले लो बाय ऑफरिंग एन इंसेंटिव फ्रॉम, और उसमें क्या करता है लोन कंपोनेंट में रेट क्या कर देता है वो कम। कहता है भैया सीसी में लगेगा 11%, सीसी में लगेगा 11% और लोन में लगेगा आपका 8% या 10%। तो क्या करता है तुरंत कहता है ठीक है सीसी मत दो मुझे लोन दे दो। क्यों, लोन में आपने किस्तें उस्तें बांध दी, आपका ऑपरेशन आसान होता है, स्टॉक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, in respect of the certain business activity where cyclic and seasonal nature of have inherent volatility, जैसे आपका टूरिस्ट वाला लोन है, ठीक है, the strict application of loan system may create difficulties for the borrower. Banks may with the approval of their respective bank identify such business activity which may exempted from loan system or delivery। क्या बोलता है इसमें, इसमें कह रहा है जो साइक्लिक सीजनल वाले जो लोन होते हैं जिसमें ऐसा वॉलेटिलिटी होती है तो वहां पे बोरोवर के लिए जो होती है डिफिकल्टी भी क्रिएट होती है। बैंक्स में विद द अप्रूवल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड आइडेंटिफाई सच बिजनेस एक्टिविटी विच मे बी एग्जेम्प्टेड, तो लोन सिस्टम डिलीवरी से उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीसी के बाद अब थोड़ा सा टर्म लोन की बात आता है। टर्म लोन क्या होता है, वन गो में डिस्बर्स हो जाता है। ठीक है, मशीनरी रेडी हाउस वगैरह के लिए होता है। ठीक, और उसमें क्या होता है मार्जिन ले करके लोन अकाउंट डेबिट करके पूरा लोन का जो एंटायर अमाउंट पेड कर देते हैं बायर को। ठीक है, और रेमिटेड बाय हिम टू बाय बैंक, तो वो जो पूरा पैसा है उसको दे दिया जाता है या रेमिटेड टू हिम बाय बैंक। इफ एनी अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड हो, अगर पहले से कुछ किया सेटिस्फैक्टरी प्रूफ है उसका, बैंक अकाउंट दिखा रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कंसिडर टू ए पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी 10 करोड़ की मशीन है तो 10 करोड़ में 2 लाख उसने या 2 करोड़ दे दिया है तो आप उतना माइनस करके बाकी का ड्राफ्ट बना सकते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, वहां पे कोई भी मार्जिन नहीं होता और अमाउंट सीधे अकाउंट में डाल दिया जाता है। इन केसेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर ए टाइम, तो कोई प्रोजेक्ट है लंबा जो 10 साल चलना है, 5 साल में पूरा होना है या 2 साल पूरा होना है, डिसबर्समेंट क्या होता है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। आरबीआई गाइडलाइन प्रोजेक्ट लोन के बारे में क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्रोजेक्ट लोन के बारे में आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं जरा इसको। एट द टाइम ऑफ द फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स बैंक जनरली अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन सा है, तो पहला कौन सा मेथड है, इसमें बोला एज फार एज द डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रमोटर इक्विटी इज कंसर्न। प्रमोटर की इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस है इसमें, प्रमोटर ब्रिंग देयर एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन अप फ्रंट बिफोर द बैंक स्टार्ट डिस्पर्सिंग इट्स कमिटमेंट, यानी उसका जितना पैसा सबसे पहले उससे उठा लो पैसा। अगर वो कहता है जी मैं 20% लगाऊंगा तो 20% उसको पूरा ले लो पहले। फिर कहता है प्रमोटर बीइंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी 40 to 50% अपफ्रंट एंड बैलेंस इज ब्रॉट इन द स्टेटेज। तो एक तरीका ये, एक तो बोला कि भैया सारा उठा लो, फिर दूसरा वो कहता है भैया अगर वो मान लिया कहता है मैं 2 करोड़ अपना लगाऊंगा तो कहता है 40 to 50% तो ले ही लो उससे और बाकी जो है स्टेजेस में ले लेना। तीसरा बोलता है प्रोमोटर एग्री एब इनिशियो दे विल ब्रिंग द इक्विटी फंड्स प्रोपोर्शनेटली। और तीसरा क्या है भैया जितने का, जैसे मान लिया एक प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 2-2 करोड़ रुपए 5 बार चाहिए, तो अगर उसका 20% का मार्जिन है बोरोवर का प्रोमोटर का तो हर बार वो 2 करोड़ में से 20% देगा, हर बार 2 करोड़ में से 20% देगा। जितना बैंक देगा मतलब जो तय हुआ है, अगर उसने तय किया कि भाई 20% मार्जिन देना है आपको तो उस कंडीशन में इस तरह होगा। ठीक है, while it is appreciated that such decisions are taken in the board of directors of respective bank, it has been observed that the last method has greater equity funding risk। तो यहाँ पे जो लास्ट मेथड बोला ये क्वेश्चन आ गया आपका एक कि कौन सा मेथड ग्रेटर फंडिंग रिस्क करता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जिसमें वो शेयरिंग बराबर। इन ऑर्डर टू कंटेन दिस रिस्क द बैंक्स आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू हैव द क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग द डेट इक्विटी रेशियो एंड
to ensure that the infusion of equity fund promoters should be such that stipulated level or DER is maintained all time. Further, they may be adopt the funding sequences so that the possibility of equity funding may be avoided. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर वो 20% इक्विटी लगा रहा है और 80% डेट ले रहा है, यानी हमेशा 8:2 का लग रहा है, तो हमेशा ये मेंटेन करके चलनी है जैसा लोन देते समय आपने बात की थी। चलो अगला क्या है, देखो आगे आता है लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग एरिया। आपको पता है कि जब कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक आदमी को लोन देने के लिए कई बैंक आते हैं तो उसे कंसोर्टियम लोन बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल नीड होती है जो एंटरप्राइज की, उसकी पूरे बैंक पॉलिसी फ्रेमवर्क में रहता है। इफ द रिक्वायरमेंट ग्रो बियॉन्ड द कंफर्ट लेवल ऑफ द बैंक ड्यू टू प्रूडेंशियल नेम, तो रिस्क परसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट बोरोवर इज वुड लाइक टू बैंक फाइनेंस रिक्वायरमेंट एंटरप्राइज, समटाइम इवन द बोरोवर में प्रीफर नॉट टू डिपेंड ऑन वन बैंक अवेल फैसिलिटी। देखो दो बातें इसने बताई, एक बात तो बताई कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं आता। एक बैंक की कैपेसिटी है 1500 करोड़ लोन देने की, उसके पास प्रपोजल आता है 6000 करोड़ का, तो क्या करेगा? 1500 करोड़ अपना देगा, 6000 बाकी अमाउंट के लिए किसी और अदर बैंक से वो फैसिलिटी अवेल करेगा। If two or more banks get into a formal arrangement to finance the working capital needs of a borrower, it is called consortium arrangement. The consortium arrangement, the consortium bank decides on one of the members of such lead bank who not only arrange periodic meetings of the members. तो यहाँ क्या, द कंसोर्टियम बैंक डिसाइड। हाँ, यह बात हम कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको चाहिए था। दूसरी बात उसने बोली, कई बार वो कहता है ना मुझे एक बैंक से नहीं लेना, 4 बैंकों से लेना है मेरे को, मेरी कई सारी यूनिटें हैं तो मेरे को 4 बैंकों से, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में बोला इफ 2 or more banks are formal arrangement to finance the working capital of the borrower, it is called the consortium arrangement. The consortium bank is decides वन ऑफ द मेंबर इज लीड। अब उनमें एक बड़ा होता है, जैसे ये जो विजय माल्या और किंगफिशर वाले लोन्स सब हुए थे तो उसमें एक बड़ा बैंक था, किसी में स्टेट बैंक था, किसी में केनरा बैंक था, कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर बोलता है हु नॉट ओनली अरेंज द पीरियडिक मीटिंग्स ऑफ द मेंबर बैंक बट ऑल्सो द लीड इन असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चार्ज क्रिएशन, मॉनिटरिंग ऑफ द अकाउंट। इन केस ऑफ द मल्टीपल बैंकिंग देयर इज नो फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन द बैंक्स, they may share the information about the account in their mutual interest, कि भैया इसका कैसा खाता चल रहा है, इस तरह से करके वो कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, देखो कंसोर्टियम, मल्टीपल बैंकिंग एंड सिंडिकेट अरेंजमेंट, ये तीनों चीजों की बातें वर विड्रॉन बाय द आरबीआई ने अक्टूबर विद ए व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन द credit delivery system to facilitate smooth flow of credit. However, CVC Central Vigilance Commission जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in the light of the frauds involving consortium had expressed concern on the working of consortium lending multiple banking arrangement in the banking. The commission had attributed the incidence of fraud mainly in the lack of effective sharing of information, मतलब बता नहीं रहा एक बैंक की भैया यहाँ गड़बड़ चल रही, इसको मत देना, about the credit history of the conduct of the account of the borrower, ठीक है। among the it was felt that there is need for improving the sharing dissemination of information among the banks about the status of the borrower enjoying credit limit for more than one bank according RBI advice। तो अब देखो उसने कहा कि भैया कि RBI ने कहा ये बड़ा गड़बड़ होता है कि एक बैंक में उसका खाता सही चल रहा है, दूसरा बैंक वाला बता नहीं रहा बड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो एक बैंक से अच्छे रिलेशन बना रखे हैं उसने। तो आरबीआई ने फिर उसके बाद कुछ क्या किया, कुछ गाइडलाइंस लाया, कुछ अपनी बातें उसने बताई। क्या बताया, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग फ्रेश फैसिलिटीज बैंक शुड ऑपरेट डिक्लेरेशन फ्रॉम द बोरोवर्स अबाउट क्रेडिट फैसिलिटी ऑलरेडी, तो पहले से बताएगा वहां पे, और इसका एक फॉर्मेट आरबीआई ने ये करके बना दिया, ठीक है। बैंक शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्म, बैंक में खुद भी होना चाहिए कि भैया ये सब बताएंगे एक दूसरे से। बैंक में पार्शियल चार्ज क्रिएट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भाई जितने परसेंट पे उतने परसेंट पे उसके एसेट पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली बैंक शुड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बोरोवर्स अकाउंट द अदर बैंक। अब क्या है कि बैंक अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा उसकी कंडक्ट के बारे में, जो फॉर्मेट दिया हुआ उसमें एटलीस्ट क्वार्टरली इंटरवल में करेगा। आरबीआई फर्दर एडवाइज द बैंक अंडर कंसोलिडेटेड अरेंजमेंट
मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में, दैट द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शुड ऑल्सो इंटर एरिया कवर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोरोवर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन एंड अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। वो सारी चीजें उसने, और कहीं ऐसा तो नहीं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पैसा लगा रखा, सब कुछ चेक करेगा वो, ठीक है। ऑब्टेन रेगुलर सर्टिफिकेशन ऑफ ए प्रोफेशनल प्रीफेली, और ये कैसे करेगा, उनसे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टेड अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट से एक सर्टिफिकेट रेगुलरली वो लेता रहेगा। मेक ग्रेटर यूज ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज करेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कंसोर्टियम आउट ऑफ दीज विच इज नॉट रेलिवेंट रिगार्डिंग द कंसोर्टियम एडवांसेस, या विच इज मोर रेलिवेंट विच इज टू बी फॉलो मेटिकुलसली फॉलोड बाय द, ऐसे करके। अगला पॉइंट है द बैंक शुड इनकॉर्पोरेट सुटेबल क्लॉजेज इन द लोन एग्रीमेंट एक्सचेंज। अब वो लोन जो एग्रीमेंट होंगे उसमें भी लिखेगा भैया ये देनी है आपको, और एड्रेस द कॉन्फिडेंशियल इशू का मतलब कोई बैंक ये बहाना ना मार दे कि भैया हम इस बॉरोवर की जानकारी आपको नहीं दे सकते, ठीक है। अब क्या है, एनी एडॉक कुछ भी देगा तो आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा। द पार्टिसिपेटिंग लेंडर शुड इवॉल्व प्रोसीजर टू कंप्लीट अप्रेजल of proposals in the time of bound manner the extent feasible and communicate their decision। तो इसमें क्या बोलता है, जो पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स होते हैं, जो बैंक्स हैं, उनको अपना प्रोसीजर इवॉल्व करना पड़ेगा पूरे अप्रेजल में, पूरे प्रपोजल में, जब वो कुछ भी ऐसी बात होती है इन द टाइम बाउंड मैनर, एक टाइम बाउंड मैनर उसे बताना पड़ेगा इतने समय के अंदर से बताना है, ठीक है। फिर आगे एंड कम्युनिकेट देयर डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर, तो कुछ भी चीजें रीजनेबल टाइम में, मतलब आज लोन किया तो आज ही आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें आता है सिंडिकेशन ऑफ लोन्स। अगला पॉइंट क्या है इसमें, सिंडिकेशन ऑफ लोन्स। तो सिंडिकेशन ऑफ लोन्स की जो बात आती है, द टर्म सिंडिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर शेयरिंग द लॉन्ग टर्म लोन टू ए बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक्स। अब देखो सिंडिकेशन में क्या बोल रहा है इसने, नॉर्मली यूज फॉर शेयरिंग ए लॉन्ग टर्म लोन्स टू ए बोरोवर बाय द 2 और मोर। दिस वे ऑफ शेयरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद लैंडिंग टू दैट बोरोवर बाय द बैंक इज जनरली यूज फॉर द लार्ज लोन। बहुत बड़े लोन्स के लिए ये रिस्क शेयर करने के लिए सिंडिकेशन होता है। द बोरोवर इंटेंडिंग टू अवेल द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लोन गिव्स ए मैंडेट one bank called lead bank to arrange for sanction for the total amount on its behalf. The lead bank approaches various banks with detail. These banks appraise the proposal as per the policy risk of their particular bank and take decision. The lead bank does the licensing work for the common terms of the condition of the sanction may be agreed in the meeting participating bank arranged by the lead bank. Normally the lead bank charge the syndication fee from the borrower। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के लोन करने के लिए जो लीड बैंक है वो कई सारे बैंकों को ढूंढ के लाता है, और एक कॉमन जो है एग्रीमेंट साइन होता है। जबकि कंसोर्टियम में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग हो सकते हैं, और लीड बैंक सारा लाइसेंसिंग का काम करता है, ठीक है। जबकि मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में वो कहता है बोरोवर ही खुद ही कहता है भैया मैं इतने करोड़ आपसे लूंगा, उतना करोड़ वहां से लूंगा, उतना करोड़ खुद ही वो करा। सिंडिकेशन में एक बैंक सारे प्रपोजल का उसका लेता है और उसको कई बैंकों से मदद दिलवाता है, ठीक है। समरी में कोई खास बात नहीं होगी, चलो समरी सब ये होगी पूरी, ठीक है। अच्छा अब जो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हमें करने, क्वेश्चंस बहुत जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट वेरीज फॉर, बिल्कुल हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था इसमें, ठीक है, ट्रू हो गया। फिर क्या है, द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट कैन बी अर्लियर देन द डेट ऑफ स्टैंपिंग, बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तीसरा वाला क्या है, द पार्टी एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट इन द कैपेसिटी। तो ये कहता है कि उसको नेसेसरी अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल बिना अथॉरिटी के वो नहीं कर सकता, सही है। बैंक शुड एंश्योर दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग सो, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट कैन बी फिल्ड इन द केस ऑफ साइन, नहीं गलत है ये, ठीक है। इन द केस ऑफ द कंपनी द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड आरओसी विद इन 60 डे, गलत है, ये 60 डे नहीं है, ये 60 डे नहीं है, 30 दिन है, ठीक है। छठा वाला फॉल्स है।
7th क्या है, सम डॉक्यूमेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पार्टी गारंटी कैन बी टेकन फ्रॉम ए इंडिविजुअल ओनली, एनी अदर लीगल एंटिटी कैन नॉट बी थर्ड पार्टी गारंटर, गलत बोलता है, लीगल एंटिटी भी जो है वो हो सकती है, लीगल एंटिटी भी गारंटर हो सकती है। 9th में क्या बोलता है, बैंक कैन क्रिएट चार्ज ओवर द स्क्रूटनी नॉट बिलोंगिंग टू आइदर द बोरोवर और गारंटर, वो कहता है जो बैंक जो क्रिएट करता है चार्ज ओवर सिक्योरिटी नॉट बिलोंगिंग टू आइदर बोरोवर, तो उसका कहता है सिक्योरिटी या बोरोवर या गारंटर की होनी चाहिए, यहां क्या कहता है नॉट कह रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अंडर हाइपोथिकेशन द पोजीशन ऑफ द गुड्स रिमेन विद द बोरोवर, बिल्कुल सही बात है। द प्लेज द पोजीशन ऑफ द गुड में रिमेन द बोरोवर डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स डिसीजन, ये 11th वाला बिल्कुल ठीक है, जहां कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला काम करता है, सही कह रहा है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन इन द केस ऑफ द बोरोइंग एंजॉय वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹10 एंड अबव, बैंक लोन कंपोनेंट शुड बी नॉर्मली, बिल्कुल सही बोला इसने भाई, 80% तक हो सकता है ना। अंडर लोन सिस्टम द बोरोवर हैज टू मेंटेन ए मिनिमम डेबिट बैलेंस इन हिज लोन अकाउंट व्हाइल कैश क्रेडिट अकाउंट मे हैव द क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही बोला। टर्म लोन में जो है, टर्म लोन में हमेशा डेबिट होना चाहिए, इसमें क्रेडिट हो सकता है कैश क्रेडिट में। 14 क्या है, बैंक डिस्बर्स द टर्म लोन्स एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या करेगा वो कि जैसा जैसा प्रोजेक्ट चलेगा वैसा है। कंसोर्टियम बैंकिंग मल्टीपल आर द सेम, नहीं थोड़ा सा अलग है, देखो मल्टीपल बैंकिंग में वो रिक्वेस्ट पे कर रहा है, कंसोर्टियम में क्या कर रहे हैं, कई बैंक मिल के एक चीज को फाइनेंस कर रहे हैं। और क्या 16 में, आरबीआई एनकरेज मल्टीपल कंसोर्टियम फॉर स्मॉल लोन, बिल्कुल नहीं करता, वो लार्ज क्रेडिट के लिए करता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास के लिए आए और अगली क्लास में मिलते हैं। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को बहुत अच्छा वीडियो बना है, बहुत कंक्रीट है, बहुत छोटे समय में हमने इसको कवर